भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसी वाक्य के साथ भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली रात शुरू हुई। जिस भारत ने वैशाली के गणराज्य के रूप में रोम से भी सदियों पहले विश्व को लोकतंत्र का दर्शन दिया, वहीं पर 25 जून 1975 की आधी रात लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया। ये वो भारत था जहां भगवान राम ने राज्याभिषेक की जगह वनवास को चुना, जहां बुद्ध ने साम्राज्य नहीं संन्यास को अपनाया, जहां सत्ता को सेवा का माध्यम माना गया, साधन नहीं साध्य माना गया। लेकिन इसी भारत में जब एक अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उन्हें पद के अयोग्य घोषित किया, तो उन्होंने बिना मंत्रिपरिषद को विश्वास में लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया। आपातकाल की घोषणा सत्ता की बौखलाहट का परिणाम थी। ये सिर्फ इमरजेंसी नहीं थी, ये इंदिरा तंत्र की शुरुआत थी। कांग्रेस की खराब नीतियों की वजह से सन 1969 से ही देश गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा था और इस कुशासन के खिलाफ छात्र, मजदूर और रेलवे कर्मचारी देश में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसने राजनीतिक आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। ये वही क्षण था जब सत्ता को पहली बार जनशक्ति की खुली चुनौती मिली और दिल्ली की सत्ता की दीवारें हिलने लगी थीं। और फिर 12 जून 1974 को आया वो ऐतिहासिक फैसला, जब इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया, साथ ही उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यही वो क्षण था जब लोकतंत्र और तानाशाही आमने सामने खड़े हो गए। इंदिरा गांधी ने रास्ता चुना लोकतंत्र को खत्म करने का। आपातकाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या थी, बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान की हत्या थी। यह उस आजादी का अपमान था जिसे पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। विपक्ष का दमन, लोकतंत्र को बंदी बनाया गया। आपातकाल लगते ही देश भर के विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सभी को बिना ट्रायल और वारंट जेल भेजा गया। मीसा और DIR जैसे कानूनों के तहत 1 लाख से ज्यादा नागरिक बंद किए गए। इस दौरान दर्जनों लोगों ने कांग्रेसी तानाशाही का मुकाबला करते हुए जेलों में दम तोड़ दिया। कई महीनों तक जेल में रहने के कारण विपक्ष के कई बड़े नेता गंभीर रूप से बीमार हो गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी खराब हो गई, जिसके कारण अगले ही कुछ वर्षों में उनका देहांत हो गया। जेल में अटल जी की तबीयत भी बिगड़ गई, जिस कारण उन्हें भी कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। आपातकाल के दौरान राजनाथ सिंह जी भी कई महीनों तक जेल में बंद रहे। इस बीच उनकी माताजी के निधन पर भी उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत नहीं दी गई। न्यायपालिका की आत्मा पर हमला। जब बंदी न्याय की शरण में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता के सामने झुक गया। ADM जबलपुर केस में 5 में से 4 जजों ने माना कि आपातकाल में नागरिकों के पास जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सिर्फ एक न्यायमूर्ति HR खन्ना ने इसका विरोध किया और कहा, अगर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा तो बाकी अधिकारों का क्या मतलब। नतीजतन उन्हें सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। वहीं 1973 में केशवानंद भारती केस में सरकार के पक्ष में फैसला देने पर इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता की परंपरा तोड़कर AN रे को CJI बनाकर इनाम दिया। मीडिया का गला घोंटा। इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा के साथ ही मीडिया का गला घोंट दिया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर आधी रात को प्रेस ऑफिस की बिजली काट दी गई, ताकि अगली सुबह कोई अखबार आपातकाल की खबर न छाप सके। इसके साथ सारे देश में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, जिसमें अखबारों को हर सामग्री सरकार की अनुमति से छापनी होती थी। पत्रकारों को डराया धमकाया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दी गई।
इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने इस तानाशाही के विरोध में पहला पन्ना खाली छापा। संविधान पर सत्ता की चोट। आपातकाल के दौर में सरकार ने संविधान में कई संशोधन कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर और सत्ता को निरंकुश बनाने का प्रयास किया। 1975 में हुए 38वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के फैसलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, जिससे सत्ता के फैसलों पर कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया जा सकता था। इसके बाद 39वें संशोधन में इंदिरा गांधी के अवैध चुनाव को अदालत की जांच से छूट दे दी गई और एक तरह से प्रधानमंत्री पद को कानून से ऊपर रखा गया। 1976 में हुए 40वें संशोधन ने सरकार को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया, जिससे नागरिकों के संपत्ति अधिकारों और अदालतों की भूमिका को सीमित कर दिया गया। 1976 में ही 41वें संशोधन के जरिए लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई, जिससे सरकार अपने वफादार अधिकारियों को 2 साल अतिरिक्त पद पर रख सके। ये निष्पक्ष प्रशासन के सिद्धांतों के विरुद्ध था। अंततः 42वें संशोधन ने संसद को असीमित शक्तियां दी, न्यायपालिका की स्वायत्तता पर चोट की और नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित किया। ये संशोधन आपातकाल की तानाशाही प्रवृत्ति को कानूनी रूप देने वाला सबसे बड़ा उदाहरण था। शिक्षा का कांग्रेसीकरण, छात्रों पर अमानवीय अत्याचार। आपातकाल के दौरान देश भर में छात्रों, शिक्षकों, किसानों और आम नागरिकों पर भीषण अत्याचार किए गए। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटा गया, उल्टा लटकाया गया और एरोप्लेन टॉर्चर जैसी अमानवीय यातनाएं दी गईं। इंजीनियरिंग छात्र पी राजन को पुलिस उठा ले गई और वे कभी वापस नहीं लौटे। छात्र नेताओं रवि, श्रीकांत, उदय शंकर, शेषा, हेमंत और जसबीर सिंह को गरम मोम, मिर्च, जहरीले कीड़ों और बूटों से टॉर्चर किया गया। आंध्र प्रदेश में छात्रों को जानवरों की तरह पीटा गया, गर्भवती महिलाओं को जंजीरों से बांधा गया और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही दिन में 200 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में प्रदर्शनकारियों और वकीलों को बिजली के झटके दिए गए और जोधपुर में लोगों को हम गद्दार हैं की तख्तियां पहनाकर अपमानित किया गया। ओडिशा में 9वीं 10वीं के बच्चे 5 महीनों तक जेल में रखे गए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विरोधी लेखन और विचारों पर रोक लगाई गई। ये दौर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में क्रूर दमन और भय की मिसाल बन गया। इंदिरा सरकार द्वारा जबरन नसबंदी की क्रूरता। इंदिरा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश भर में जबरन नसबंदी अभियान चलाया। गरीबों को पकड़ पकड़ कर ऑपरेशन कराए गए, जैसे सरकार का उद्देश्य गरीबी नहीं, गरीब को ही खत्म करना हो। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी की गई, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर तुर्कमान गेट और नसबंदी के नाम पर मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग मारे गए। आपातकाल की आंधी में जलाए रखा लोकतंत्र का दीपक। जब पूरा देश डरा हुआ था, तब कुछ साहसी युवाओं ने लोकतंत्र की रक्षा की मशाल थामी। आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने आपातकाल में ट्रेन से लोगों तक संदेश सामग्री पहुंचाई। आपातकाल के दौरान मोदी जी ने विभिन्न भेष बदलकर पुलिस से बचते हुए आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने बटुक भाई और स्वामी जी जैसे भेषों में गुजरात के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। एक बार उन्होंने भुजंगर जेल में बंद नेताओं से मिलने के लिए स्वामी जी का रूप धारण किया और वहां 1 घंटे तक गुप्त रूप से बैठक की। आपातकाल के दौरान मोदी जी ने प्रचार सामग्री के वितरण के लिए अभिनव तरीके अपनाए। उन्होंने साहित्य को नाई की दुकानों में रखवाया ताकि लोग वहां आकर उसे पढ़ सकें। इसके अलावा उन्होंने संतों और धार्मिक नेताओं के माध्यम से ये सामग्री ग्रामीण इलाकों में पहुंचाई। उन्होंने आपातकाल के दौरान के अपने अनुभवों को संघर्ष मां गुजरात नामक पुस्तक में संकलित किया। उनके द्वारा ये पुस्तक 23 दिनों में पूरी तरह से स्मृति से लिखी गई है। वहीं प्रवासी भारतीयों और IFD, फिसी जैसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। टाइम पत्रिका जैसी मीडिया संस्थाओं की आलोचनाओं ने इंदिरा सरकार पर वैश्विक दबाव बढ़ाने का काम किया। साहित्यकारों और कलाकारों का विरोध। आपातकाल में न सिर्फ नेता बल्कि लेखक,
कवि, पत्रकार और कलाकार भी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। फणीश्वर नाथ रेणु और शिवराम कारंथ ने अपने सम्मान लौटा दिए। स्नेहलता रेड्डी की जेल में मौत हो गई और किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत करीब 26 सामाजिक राजनैतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनता बनी थी न्याय की आवाज। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। 1977 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई। जनता पार्टी को जिताकर जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब तानाशाही नहीं, लोकतंत्र रहेगा। जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान और संघर्ष को याद रखने के लिए मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कांग्रेस की वर्तमान सच्चाई, आज भी वही मानसिकता। आज कांग्रेस जिस संविधान, न्यायपालिका, प्रेस की आजादी और संस्थाओं की निष्पक्षता की बात करती है, वही कांग्रेस आपातकाल के दौरान इन सभी को रौंद चुकी है। संविधान को रौंदा, प्रेस का गला घोंटा, कोर्ट की स्वायत्तता खत्म की, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, विपक्ष को कुचला। आपातकाल ने देश को यह सिखाया कि लोकतंत्र को बलिदानों के बल पर जिंदा रखना पड़ता है। आपातकाल केवल एक राजनीतिक अध्याय नहीं था, बल्कि एक चेतावनी है जो ये बता रही है कि भारत के लोकतंत्र के लिए अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि तब भी कांग्रेस का चरित्र अलोकतांत्रिक था और आज भी कांग्रेस के लिए एक परिवार देश से बड़ा है। और जब तक ये मानसिकता रहेगी, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बना रहेगा। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे, चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी, बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा।